So now we are starting with this webinar. So today our subject is do's and don'ts in XRF section. XRF section में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आज के वेबिनार का हमारा सब्जेक्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स, यानी गुजरात चैप्टर जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं 16 अप्रैल 2020 से गुजरात चैप्टर जो है IAHC का, वो अलग अलग सब्जेक्ट पर वेबिनार लेकर आ रहा है। इसका समय हर रोज दोपहर को 2 बजे होता है, 1 घंटे तक चलता है, 2 से 3 ये वेबिनार रहते हैं। इसकी लिंक सभी लोगों को हम 1 दिन पहले भेज देते हैं, यानी कल का जो वेबिनार होगा उसका लिंक आज रात को सभी के पास पहुंच जाएगा। तो सभी लोगों से मेरी निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको अटेंड करें। ओके, सो XRF सेक्शन में देखिए, प्लीज एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। अश्विन भाई आप अनम्यूट होकर चालू करिए। ओके, थैंक यू। XRF सेक्शन में सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस सेक्शन की जवाबदारी, जिम्मेदारी किसकी है? तो XRF इंचार्ज की है। ठीक है, अब ये जो XRF इंचार्ज होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो वो क्वालिफिकेशन आपने जो भी अपनी क्वालिटी मैन्युअल के अंदर डिफाइन की है, वो क्वालिफिकेशन आपको लेनी है। उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको बंदे को रिक्रूट करना है। उसको क्या क्या ट्रेनिंग देनी है? तो देखिए, यदि वो सिर्फ XRF इंचार्ज का काम कर रहा है आपके सेंटर में, तो उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की और XRF ऑपरेशन की, ये 2 ट्रेनिंग देना जरूरी है। अब दूसरा ऑप्शन है कि वो आपके वहां पर XRF इंचार्ज और साथ ही साथ डेप्यूटी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेप्यूटी MR का भी काम कर रहा है। तो इन दोनों के अलावा आपको उसको एडिशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बैलेंसेस की, सैंपलिंग की और मार्किंग की। अभी इसमें तीसरा ऑप्शन और है, यदि आप उसको इंटरनल ऑडिटर भी बनाना चाहते हैं तो आपको उसको एडिशनल ट्रेनिंग IQA यानी इंटरनल क्वालिटी ऑडिट की भी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो भी ट्रेनिंग आप देते हैं, ये सारी की सारी ट्रेनिंग आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी है। आपके पास अपनी क्वालिटी मैनुअल के हिसाब से सभी फॉर्मेट्स अवेलेबल है, उसके अंदर ये सारी ट्रेनिंग आपको जनरेट करनी है। जनरेट कौन करेगा? जो ट्रेनिंग देने के लिए आपने अपने सेंटर के अंदर से या तो इंटरनली किसी को क्वालिफाई कर रखा होगा और असाइन कर रखा होगा, वो दे सकता है। दूसरा ऑप्शन है, आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी के पास से सर्विस लेकर ये ट्रेनिंग इंपार्ट कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये 2 रास्ते से आप कर सकते हैं। बाद में आती है अथॉरिटी। तो ये जो बंदा होगा उसकी अथॉरिटी क्या रहेगी? तो उसकी अथॉरिटी रहेगी एक XRF मशीन का यूज करना, उसको मेंटेन करना। दूसरा जो XRF रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको यूज करना और मेंटेन करना। ठीक है, नाउ आई एम ब्रीफिंग वेरी शॉर्ट इन इंग्लिश। See, XRF section, the responsibility of this section lies with XRF in charge. Qualification will be as documented in your quality manual. Training, if a person is employed as XRF in charge only, then quality management and XRF operation, these 2 trainings are must. But if the person is employed as XRF in charge as well as deputy management representative, then additional training of balances, sampling and marking are to be imparted. Third option, if you want that person to be internal quality auditor, then you have to impart additional training of IQA. You have to keep records of all these trainings. You have 2 options for imparting this training. First option is
Internally, you impart training to this person from the person you assign for this function. And second option is you can hire some external agency and take certificate from that agency about the training imparted. Authority of this person will be use and maintenance of XRF machine, use and maintenance of XRF reference standards. ओके, अभी देखिए कुछ जनरल ऐसी चीजें हैं जो XRF के अंदर हमेशा लागू पड़ती है। सबसे पहले XRF क्या है, व्हाट इज XRF? तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, XRF आने से पहले हॉलमार्किंग सेंटर जब शुरू हुए थे सन 2000 की साल में, हॉलमार्किंग हिंदुस्तान में आई थी अप्रैल 2000 के साल में। उस समय में XRF नहीं थे, तो जो भी आर्टिकल्स हॉलमार्किंग के लिए सेंटर में आते थे उनका प्रिलिमिनरी असे करने के लिए दो मेथड थी। एक मेथड तो हमारे IS 1418 के अंदर ऑलरेडी दे रखी है, और दूसरी जो मेथड थी वो टच स्टोन मेथड। यानी आप लोगों ने देखा होगा, आप रिटेल आउटलेट में शोरूम में जाते हैं ज्वेलर के, तो एक वो काला पत्थर होता है, उसको टच स्टोन कहते हैं। उसके ऊपर उसका एक बंदा उसको घिसता था और फिर उसका जो कलर आता था उस कलर के ऊपर से वो अंदाजा लगाता था कि इसकी प्यूरिटी क्या होगी। तो XRF ये जो ओल्ड टच स्टोन मेथड थी उसका रिप्लेसमेंट है, और इसका यूज है सेंटर के अंदर प्रिलिमिनरी असे करना। अब ये प्रिलिमिनरी असे क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है ताकि हम होमोजेनिटी लॉट की चेक कर सके और लॉट का हम सेग्रीगेशन कर सके। यानी लॉट जो ज्वेलर ने सबमिट किया है वो होमोजीनियस है, साथ ही साथ हम वो लॉट के अंदर से हर पीस को देखकर उसको सेग्रीगेट कर सके, उसकी प्यूरिटी जो दिखा रहा है उसके हिसाब से। साथ ही साथ उसका एक उपयोग और है, जो प्रोहिबिटेड एलिमेंट स्टैंडर्ड के अंदर बताए गए हैं उनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम XRF का ही यूज करते हैं। गोल्ड के लिए भी दे रखे हैं 1417 में, और सिल्वर के लिए दे रखे हैं 2112 के अंदर। XRF को ऑलवेज हमें मेंटेन करना है, वेरीफाई करना है और कैलिब्रेट करके रखना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब जरूरत पड़ती है तब कैलिब्रेट करना है, ताकि हम उसकी करेक्ट परफॉर्मेंस को एंश्योर कर सके। Okay, so friends, XRF is the replacement of old touchstone method, and it is used for preliminary assay in the center. What is preliminary assay? It is used for homogeneity check and segregation. That is preliminary assay. Two methods are there for preliminary assay. One is given in 1418, but it is not used now. And second one is XRF. So we are using now XRF for preliminary assay. It is also used for detecting the presence of prohibited elements as for 1417 and 2112. XRF should be maintained, verified and calibrated as and when required, so that we can ensure its correct performance. Okay, अभी आप जहां पर भी XRF रखते हैं उसके साथ आपको प्रेफरेबली UPS यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना है, और वो आपको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के साथ देना है। दिस इज प्रेफरेबल, ठीक है। इससे हम क्या इंश्योर करेंगे? एक तो पावर का कंटिन्यूस सप्लाई मिलेगा, बैकअप मिलेगा, और यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा से भी कहीं पर स्पाइक आता है, तो आपके XRF को वो डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए ये लगाना जरूरी है। ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स अगर हमें XRF के अंदर चाहिए तो हमें उसका मेजरमेंट टाइम जो है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। जिस कमरे में आपने XRF रखा है उस कमरे की आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसको आपको वहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। Okay, so it is preferable to keep UPS with isolation transformer with your XRF. This is for continuous supply of power, necessary backup, and to avoid any damage due to electric fluctuation.
Friends, this is required for the safety of your XRF machine. So if you have not installed it, do install it as soon as possible. For getting more accurate results, it is always necessary to keep measurement time more. You have to control the temperature and humidity of XRF room as per manufacturer's instructions. XRF जब भी आप करेंगे, आपको सैंपल को प्रॉपरली फोकस करना है। देखिए, जो बॉटम फोकस वाले XRF होते हैं, उसके अंदर फोकस करने की आमतौर पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो टॉप फोकस वाले होते हैं, उसके अंदर फोकस हर बार करना पड़ता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सैंपल जब भी आप लेते हैं रीडिंग में, तब आपको उसको प्रॉपरली फोकस करना है। दूसरी चीज है, जहां तक संभव हो फ्लैट सरफेस पर आप फोकस करके रीडिंग लेने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये काफी मुश्किल है ज्वेलरी के केस में, लेकिन फिर भी जहां तक संभव है वहां तक आप ऐसा कीजिए। इसके अंदर आपको हेल्पफुल होगा मल्टी कॉलीमीटर, अगर आपके पास है तो वो आपको हेल्पफुल होगा। आपके मशीन में और आपके मशीन के आसपास जो डस्ट है, कचरा है, वो आपको हमेशा क्लीन रखना पड़ेगा। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हो सकती है। एक तो कमरे को क्लीन रखिए आप, और साथ ही साथ XRF के अंदर एक्सरे ट्यूब होती है, वो एक्सरे जनरेट करती है, तो वो गर्म होती है, तो उसको कूल करने के लिए उसमें फैन होता है। वो जो फैन होता है, आपको ये केयर करनी है कि आप उसको समय समय पर साफ करें, ठीक है। तो ये आपको डस्ट किसी भी सूरत में अंदर नहीं घुसने देनी है। साथ ही साथ आपका जो पीसी है, उसको भी आप समय समय पर खोलकर हल्का सा ब्लोअर उस पर लगा सकते हैं, ताकि डस्ट इकट्ठी नहीं हो। ये करने से आपके XRF की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहेगी। अब सभी सेंटर्स के पास XRF के रेफरेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। जो ये रेफरेंस स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? आपके पास 916 का या 750 या 585 का आपके पास NABL अप्रूव्ड लेबोरेटरी के पास से आपने एक सैंपल सर्टिफाई करके रखा हुआ होगा, और उससे आप अपने XRF मशीन की एक्यूरेसी चेक करते हैं। इंटरनल चेक के लिए होता है, उसको XRF रेफरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि ये आपको दिन में कम से कम एक बार देखना है। ये डिपेंड करता है आपके मशीन का कैसे यूज हो रहा है। कई लोग एक बार करते हैं, कई लोग उसको बार बार भी करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन आपका मशीन का फ्रीक्वेंसी क्या है यूज करने का। और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सर्टिफाइड वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में XRF ने आपको क्या वैल्यू दिखाई, वो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। उसके अंदर आपको एक ही सैंपल के कम से कम 5 रीडिंग लेने हैं और आपको उसमें नोट करने हैं। और वो जो रीडिंग आपके XRF ने आपको दिखाए हैं, वो रीडिंग को आप एनालाइज कीजिए और फिर करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई कीजिए। जरूरत लगती है तो, जरूरत नहीं लगती तो मत अप्लाई कीजिए, राइट। ये क्यों होता है? ताकि आप जब भी XRF के अंदर ज्वेलरी देखेंगे या स्ट्रिप देखेंगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि मेरा सर्टिफाइड सैंपल की वैल्यू ये आ रही है और मेरा XRF ये दिखा रहा था, यानी इतना डिफरेंस था। तो हो सकता है इस ज्वेलरी के अंदर भी ये डिफरेंस इसके अंदर आएगा। ये अंदाजे के लिए आपको ये करना पड़ता है। ओके, सो फ्रेंड्स, सैंपल शुड ऑलवेज बी फोकस प्रॉपरली। फॉर बॉटम फोकस मशीनरी there is no issue for this, but for top focus equipment it is always challenge. So always focus the sample properly while taking the observation, and try to focus flat surfaces as far as possible. It is quite difficult, but try it, and it will be easy in multi-collimator equipments. The dust in and around the machine shall be cleaned daily. See, XRFs contain X-ray tube which generate X-rays, and it gets heated when in use. For to cool it, there is a fan mechanism installed in the XRF machine which can be seen from the outside. So you have to keep clean this fan as well as your PC. For PC, you can use use a simple blower for cleaning it. This will enhance the performance of your XRF machine. You all are having XRF reference standards. You have to use it at least once in a day. It depends upon the frequency of the use of your machine or the volume you are getting the whole day.
So you can increase the frequency of checking these reference standards. You have to record the readings which your XRF is showing for each of the reference standard, and the difference you have to utilize as correction factor, which will further utilize for analyzing the readings of the gold articles or silver articles which are received, all the readings of the strip which you are taking. ओके अब जो लोग बॉटम फोकस मशीन यूज करते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट है जिसमें बॉटम फोकस मैकेनिज्म है, उसके अंदर आप सैंपल जहां पर रखते हैं ना, वो एक फाइबर की फॉइल होती है, ठीक है। ये जो फॉइल है इसको आप रोज यूज करते हैं, तो इसके ऊपर आर्टिकल्स के रखने से उस पर स्क्रैचेस धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि जब उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस डेवलप हो जाते हैं, तो आपको जब ऐसा होता है तब इसको आपको रिप्लेस करना है और नया ये फॉइल वहां पर लगाना है। और ये लगाते समय आपको ध्यान रखना है, अटमोस्ट केयर लेनी है, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे आपको डिटेक्टर होता है, वो दिखता है, वो डिटेक्टर को कोई डैमेज नहीं हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये स्क्रैच हो जाती है तो उससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्वेलरी आर्टिकल या स्ट्रिप अंदर कभी कभी घुस जाए, तो वो अंदर घुसने से भी अगर वो डिटेक्टर को टच करेगी तो हो सकता है उसकी बेरिलियम विंडो को वो ब्रेक कर दे, इसीलिए आपको ये समय समय पर बदलना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो आपको देखिए, सैंपल जो आप पोजीशन करते हैं, वो पोजीशन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एसेसरी यूज करनी पड़ती है। कब कोई फोर्सेप यूज करता है, कोई पिन यूज करता है, कुछ ना कुछ यूज करता है, तो वो जो भी आप यूज करते हैं वो हमेशा आप प्लास्टिक का यूज करिए, मेटल का यूज मत कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, for the equipments in which bottom focus mechanism is there is a fiber foil on which sample is placed for observation. So day by day scratches gets developed on this fiber foil, so you have to replace this foil at regular interval or when scratches develop on it. At the time when you are replacing this fiber foil, utmost care should be taken so that detector which is lying just below that fiber foil not get damaged. Okay. Then every center is using some accessories for positioning the sample in the XRF machine. So always use plastic accessories. This accessory may be forceps. So use plastic forceps for positioning it. जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं, ज्वेलरी देख रहे हैं XRF में, तो उसका जो कवर है या डोर है उसको आपको हमेशा बंद रखना है। क्यों बंद रखना है? क्योंकि उसके अंदर जब भी आप काम कर रहे हैं तब उसमें एक्सरे जनरेट होते हैं एंड दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ऑपरेटर की हेल्थ को वो हार्म करते हैं, इसलिए आपको उसको बंद करके करना है। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इट इज प्रेफरेबल। देखिए आपका मशीन जब गारंटी पीरियड या वारंटी पीरियड से बाहर चला जाता है तो ये हमेशा एडवाइजेबल है, प्रेफरेबल है कि आप उस मशीन का अपना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर के पास से लीजिए, ताकि आपके मशीन के जितने भी जनरल पैरामीटर्स हैं उनका वो समय समय पर चेक करे सप्लायर आके, और जो जनरल सर्विस की जरूरत होती है, जैसे मैंने तो आपको कह दिया फैन को आपको साफ रखना है, पीसी साफ रखना है, लेकिन मशीन खोलकर अंदर से जो प्रिलिमिनरी सर्विस करनी होती है वो हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए तो आपको सप्लायर को ही बुलाना पड़ेगा, उसके ही बंदे को बुलाना पड़ेगा। तो ये कम से कम साल में 2 बार आके वो करे, जिससे कि आपका मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और इसके कारण आपके मशीन के जो भी मेजर कंपोनेंट्स है, जैसे एक्सरे ट्यूब है, चैम्बर है, डिटेक्टर है, उसकी लाइफ भी आपकी बढ़ जाएगी। तो एएमसी लेना जरूरी है, ये प्रेफरेबल है। दूसरी चीज है जो प्रेफरेबल है वो है कि आप अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस लीजिए। आप इसके लिए अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात कीजिए और अपने मशीनरी का ब्रेकडाउन इंश्योरेंस आप कवर करवाइए, और वो आपको कवर करवाने के लिए अपने
अपने इंश्योरेंस एजेंट से वो जो सलाह देता है उस हिसाब से ही चलना है, उसके अंदर अपनी बुद्धि कहीं नहीं लगानी है, वो जिस हिसाब से कहता है ऐसे चलिए। ये आपको कब काम में आएगा, जब आपका कोई भी मेजर पार्ट ब्रेकडाउन में आएगा, वो सारे के सारे पार्ट आपके एक्सआरएफ मशीन में कॉस्टली होते हैं। देखिए आज की तारीख में मैक्सिमम लोग एचडीडी यूज करते हैं। एचडीडी का अगर डिटेक्टर चला जाता है तो इट कॉस्ट अराउंड 9 लाख रुपीज, और अगर एक्सरे ट्यूब भी चली जाती है तो वो 6 लाख से कम की नहीं कॉस्ट करती। तो आपको आपके ऊपर फाइनेंस बर्डन नहीं आए सडन ब्रेकडाउन के कारण, इसीलिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। So friends, when you are using your XRF machine, always keep the door or cover of the machine closed, because at that time X-rays are being generated in the machine and which are harmful to the operator of the machine. It is always preferable to take AMC of your machine when it is out of warranty. This is why it is required, so that general parameters and general servicing of the machine can be undertaken, and it can be undertaken by supplier's engineer only. We cannot do it. This will enhance the performance of your XRF machine, and also it will increase the life of all the spare parts of your machine. Secondly, it is also preferable to take appropriate insurance of the machine. This is required to tackle any sudden breakdown, so that no financial burden is impacted on your organization. अब देखिए XRF के अंदर ज्वेलरी कहां से आएगी, तो एमआर जो भी सेंटर का होगा वो जॉब कार्ड के समेत ज्वेलरी आर्टिकल्स XRF इंचार्ज को देगा। ये ज्वेलरी आर्टिकल्स आपने अपने सेंटर में जो प्रोसीजर बनाई होगी, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपने इंप्लीमेंट की है उसके हिसाब से होगी। हो सकता है वो बॉक्सेस में, वो प्लास्टिक बॉक्सेस है, अलग अलग कंपार्टमेंट है, उसके अंदर रखे हुए हो आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो आप XRF इंचार्ज के पास एमआर की तरफ से ज्वेलरी दी जाती है। अब XRF रूम के अंदर आपको इतनी चीजें डिस्प्ले करना जरूरी है। पहली है आपकी क्वालिटी पॉलिसी, दूसरा है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है XRF की वर्क इंस्ट्रक्शंस, और चौथा है आपका ऑपरेटिंग मैनुअल। इक्विपमेंट का ऑपरेटिंग मैनुअल जब आप इक्विपमेंट खरीदते हैं तब सप्लायर आपको प्रोवाइड करता है, वो भी आपको रखना है। सो फ्रेंड्स, XRF section gets jewelry from MR along with job card, and in this job card there is identification about the jewelry received, in which box it is placed and which compartment it is there. It depends on the quality management system which you have implemented in your center. We have to ensure the presence of this much documents in your center in XRF section. First is quality policy, second is quality objectives, third is work instructions for XRF, and the last is operating manual of the machine which is supplied by the supplier. Okay, now we comes to do's. अब हम do's पे आते हैं, हमें क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एयर कंडीशनर स्विच ऑन करना है और डिजायर्ड टेम्परेचर उस पर सेट करना है। प्रेफरेबली ये करीबन 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होता है, और कुछ समय तक आपको एयर कंडीशनर चालू रखना है, और जब आपको लगता है कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो डिजायर्ड टेम्परेचर अटेन हो गया है, उस समय में आपको अपना XRF मशीन स्विच ऑन करना है। उसको सप्लायर ने जो रिकमेंडेशंस दे रखे हैं उतने समय के लिए उसको वार्म अप देना है, और उसके बाद आपको रेफरेंस मेजरमेंट लेने हैं। ये सब सप्लायर के रिकमेंडेशन में होते हैं। रेफरेंस मेजरमेंट ले लेने के बाद आपके पास जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, सर्टिफाइड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से आपको अपने मशीन के 5-5 रीडिंग कम से कम लेने हैं, और उनको आपको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करने हैं, और करेक्शन फैक्टर डिटरमाइन करना है। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट ड्यू इज switch on the air conditioner of your XRF room, set desired temperature. It is always preferable 25 degrees Celsius, about 25. After attaining comfortable temperature of the room, switch on the XRF machine, allow warm up time as per the supplier's recommendation, take reference measurement, and after that take observations of available certified reference standards. At least 5
observations of each reference standard should be taken, record it in your register and get the correction factor. आगे है, आपको अपने XRF रूम में एक माइक्रो ड्रिल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये किस लिए रखना पड़ता है कि हमें स्ट्रिप को भी हमें स्क्रैच करना पड़ता है और ज्वेलरी को भी कभी कभी स्क्रैच करके आपके पास जो लॉट आया है उसमें से कुछ पीस को आपको स्क्रैच करके देखना ही पड़ेगा, शोल्डर को भी स्क्रैच करके देखना पड़ेगा। हमेशा माइक्रो ड्रिल जो है उसको सरफेस क्लीन रखिए और उसको वर्किंग कंडीशन में रखिए। अब ये माइक्रो ड्रिल जो है, इसके अंदर जो आप बर्स यूज करते हैं, जो आप इसके अंदर टूल्स यूज करते हैं, वो हमेशा आप सिरामिक या रबर के यूज कीजिए, वो मेटल के मत यूज करिए कभी भी। मेटल के यूज करने से आयन पार्टिकल्स आपके सैंपल पे आने के पूरे चांसेस रहते हैं और उसके कारण आपके रिजल्ट भी बिगड़ते हैं और फायर असे प्रोसीजर के अंदर भी तकलीफ होती है। सेग्रीगेट करना है आपको लॉट जो XRF सेक्शन में MR के पास से आया, टाइप और डिजाइन वाइज, यदि वो पहले से सेपरेट किया हुआ नहीं है तो वो आपको यहाँ पर सेपरेट करना है। कई सेंटर के अंदर प्रोसीजर होती है कि रिसीविंग में ही वो सेपरेट आउट हो जाता है, कई सेंटर में होती है वो XRF में करते हैं। तो जैसी आपकी प्रोसीजर है ऐसे आपको टाइप और डिजाइन वाइज सेपरेट करना है। उसके बाद आपको 100% XRF परफॉर्म करना है। स्क्रीन ईच पीस एज पर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, और आपको रिकॉर्ड करने हैं XRF के ऑब्जर्वेशन इस तरह से। यदि आप गोल्ड का काम कर रहे हैं तो गोल्ड, सिल्वर, निकल, पैलेडियम विथ कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम एंड ओस्मियम, इतनी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी ही करनी है, ओके। और यदि आप सिल्वर का काम करते हैं तो सिल्वर और उसके साथ कैडमियम, लेड, इतनी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। और ये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जो भी आपने फॉर्मेट बना रखे हैं, यदि वो जॉब कार्ड है जॉब कार्ड में, यदि आपका XRF सीट है XRF सीट, उसके अंदर आपको रिकॉर्ड करनी है और जो भी ऑपरेटर है उसमें उसको साइन करनी है। वो साइन ऐसी करनी है ताकि पता चले कि ये ऑपरेटर कौन था। और यदि उसके अंदर आप साइन करने के साथ ऑपरेटर अपना नाम भी लिख देता है ब्रैकेट में, तो इट विल बी इजीली आइडेंटिफिएबल। ये हमारे 15820 का क्लॉज था जिसके अंदर लिखा हुआ है हर स्टेज पे कौन ऑपरेट कर रहा है वो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। यदि साइन से मालूम नहीं होता तो साइन के नीचे उसका नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप अ माइक्रो ड्रिल इन योर XRF रूम. This is required for surface cleaning of articles or strip which is under observation. But always ensure that the burrs or the tools which are used in this micro drill are of ceramic or of rubber. This is because if you use steel or iron, then it is possible that iron particles may get stick to this sample, and which will hinder your fire assay procedure, as well as it will be hard to deal with it. See, some centers are having procedure of segregating the lot at receiving section type wise and design wise, and some centers do it in XRF stage. So if you are doing it in XRF stage, just do it, segregate the entire lot into type wise and design wise, then screen each piece of lot as per XRF machine manufacturer's recommendations, record the values which are observed, and at least this much element should be recorded. If you are dealing with gold, then gold, silver, nickel, palladium, along with cadmium, iridium, ruthenium and osmium. And if you are dealing with silver, then presence of silver along with cadmium and lead. This you will record in your job card or XRF sheet, whatever is there in your management system. अगर लंबे और हैवी पीसेस आपके पास आते हैं जिसके अंदर काफी अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, तो उसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट देखकर वो पार्ट आपको डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है जहां पर लोएस्ट प्यूरिटी आ रही है, ठीक है। जैसे कि नेकलेस है, नेकलेस के अंदर समझ लीजिए 20 अलग अलग कंपोनेंट है,
तो उसमें कहां पर सबसे कम प्यूरिटी आ रही है, कौन से कंपोनेंट की आ रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और यदि आपके पास होमोजीनियस लॉट है, जैसे समझ लीजिए 100 अंगूठी है, एक जैसी है, तो इट इज होमोजीनियस लॉट। तो उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई और सेग्रीगेट करने हैं लोएस्ट प्यूरिटी वाले सैंपल्स। ठीक है, जैसे समझिए 100 पीस का लॉट है, तो 100 पीस के अंदर आपने देखा था आगे हमने 15820 के अंदर जो टेबल देखा था हमने सैंपलिंग के लिए, तो उसके अंदर आपको 10% स्क्रैपिंग के लिए, अगर आप सैंपलिंग आप स्क्रैपिंग से लेते हैं तो 10% कम से कम आपको उसके अंदर से आर्टिकल सेलेक्ट करने हैं रैंडमली। तो 10 आर्टिकल जो आप अलग करेंगे वो कौन से होंगे, 100 में से जिसका कम से कम रीडिंग आया है वो 10 आर्टिकल आपको उसमें सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट करने हैं। तो वो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई भी करने और सेग्रीगेट करने हैं ऑब्जर्वेशन के बाद। ऐसे आर्टिकल्स जिसके अंदर कैडमियम 0.02% से ज्यादा दिखता है और इरिडियम, रुथेनियम या ओस्मियम 0.05% से ऊपर दिखता है, वो भी आपको अलग करना है और आइडेंटिफिकेशन रखना है। ये गोल्ड के लिए है। So friends, if you receive long or heavy piece, say for example necklace, which is made up of many different components manufactured by different artisans and then assembled together, in such articles you have to take observation at different locations and you have to identify the location of lowest purity. Okay, then if you receive homogeneous lot, say for example if you receive lot of 100 identical bangles, then as per 15820 Annex E, there is some sampling plan is given and table is there for 100 pieces. You have to take sample. If you take sample by scraping from at least 10% of articles of the lot. So which articles you will select for scraping, that will be from these 100 articles, those articles which are giving you lowest purity. Okay, so you have to identify it and segregate it. Also, the articles which shows the presence of cadmium beyond 0.02% and each of platinum group metals beyond 0.05%, that are to be separated and kept apart. एक और रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कि वो आर्टिकल्स आपके लॉट में जो नेगेटिव वेरिएंस जिनकी 5 पीपीटी से ज्यादा है उसको भी आपको अलग रखनी है सेपरेट करके। से फॉर एग्जांपल 916 का आपके पास लॉट है, तो वो आर्टिकल्स जिनका ऑब्जर्वेशन 911 से कम आ रहा है वो भी आपको आइडेंटिफाई करके अलग सेग्रीगेट करके रखना है। और जो भी रिजल्ट्स आपको दिखते हैं वो आपको जॉब कार्ड के अंदर एंटर करने हैं, सिग्नेचर अप्लाई करना है, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब आपके पास जो आर्टिकल्स आए हैं उसके अंदर शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, तो आपको शोल्डर जॉइंट्स जो है वो आपको पूरे लॉट में से कुछ रैंडमली पीस सिलेक्ट करके उस शोल्डर जॉइंट को स्क्रैच करना है माइक्रो ड्रिल से और एक्सआरएफ में उसका ऑब्जर्वेशन देखना है। ठीक है, और उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि सबसे पहली है फाइननेस की रिक्वायरमेंट। फाइननेस ग्रेड जो यूज किया है चमड़ी के लिए वही शोल्डर जॉइंट के लिए भी यूज किया होना चाहिए। कैडमियम, इरिडियम, रुथेनियम और ओस्मियम की भी वही रिक्वायरमेंट है जो आगे मैंने बताई, 0.02% मैक्सिमम एंड 0.05%, वो भी आपको शोल्डर में देखनी है। और बाद में ये सारी की सारी आर्टिकल्स जॉब कार्ड के साथ एक्सआरएफ इंचार्ज एमआर को हैंड ओवर कर देगा। Okay, so friends, one more requirement is there. Those articles which are found to be more than 5 ppt below the declared value, that are to be separated with indication of the same. Say for example, if the declared value is 916 or if the lot is of 916 fineness, so those items or those articles which on observation are coming below 911, that the XRF in charge will keep apart with identification of the same. All the results observed are to be entered in the job card
signature is put over there by the in charge. For the solder joints, you have to take reading after scratching in some of the randomly selected pieces from the lot. This is must, and here you have to follow all the instructions and all the requirements of standards regarding fineness grade. Fineness grade should be same as that of the declared value of the article. Also, the presence of prohibited elements, percentage of cadmium 0.02% maximum, PGM of each element 0.05% maximum, that is to be observed here also. Then the XRF in charge will return the jewelry to MR along with the job card. अब क्या होगा, इसके ऊपर से ये लॉट रिजेक्ट किए जाएंगे. कौन से लॉट? जो नॉन होमोजीनियस है वो रिजेक्ट किए जाएंगे. जो डिक्लेयर्ड प्यूरिटी थी उसकी जगह पर जो प्यूरिटी XRF में पाई गई वो बहुत ही अलग है. समझिए कि डिक्लेयर्ड प्यूरिटी 916 थी, लेकिन प्यूरिटी आपकी 75 76 आ रही है, तो इट इज वेरी डिफरेंट, वो भी रिजेक्ट होगा. प्यूरिटी जो ऑब्जर्व की वो 5 ppt से ज्यादा नेगेटिव वेरिएंस में, जैसा कि मैंने आगे बताया 916 के लिए 911 या उससे कम वैल्यू आती है तो वो भी रिजेक्ट होगा. प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स की अगर प्रेजेंस पाई जाती है जो परमिसिबल लिमिट्स के आगे है तो वो भी रिजेक्ट होगा. यदि कोई डैमेज पीस पाया जाता है तो वो भी रिजेक्ट होगा. और सोल्डर की प्यूरिटी डिक्लेयर्ड प्यूरिटी से कम है या उसके अंदर भी प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो वो भी रिजेक्ट होगा. तो फ्रेंड्स, यू हैव टू रिजेक्ट द आर्टिकल्स और द लॉट व्हिच आर नॉन होमोजेनियस. Second one, purity observed is very different from declared purity. Say for example, declared purity is 916 and you are getting observations of 750, then you have to reject it. Third one is if the purity observed is in the negative variance of more than 5 ppt, for example 916, you are getting result less than 911. Prohibited elements presence is detected beyond the permissible limits. If any piece is found damaged, that is also to be rejected. And solders requirement which I discussed in the last clause also, so that is also to be taken care of. So now come don'ts. do's तो हमने देखे क्या करना चाहिए, अब don'ts क्या नहीं करना चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले है एयर कंडीशन ऑन रखे बिना मशीन को ऑपरेट नहीं करना है. मैंने कई सेंटर में देखा है वहां पर वो XRF मशीन कई बार एसी चालू करे बिना ऑपरेट करते हैं, और जब मैं उनसे कहता हूं कि सर आप इसको XRF क्यों ऑन नहीं किया है, तो बोलते हैं सर सिर्फ 2 पीस आए हैं, मैं XRF कहाँ ऑन करूंगा, इसको फटाफट देख के मैं रख देता हूं. सर दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ योर मशीन. एसी के बिना आपको मशीन ऑपरेट नहीं करना है. सेकंड थिंग, आप जो स्क्रैचिंग करेंगे, देखिए मैंने आगे बताया ज्वेलरी को भी स्क्रैच करना है, शोल्डर को भी स्क्रैच करना है, स्ट्रिप भी ऑब्जर्व करेंगे उसको भी स्क्रैच करना है, तो आपको उसके लिए मेटालिक टूल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है. जहां तक संभव हो आपको कर्व्ड सरफेस के ऊपर फोकस नहीं करना है, अवॉइड करना है. So friends, we have already seen the do's. Now we are coming to don'ts. So first one is without keeping AC on, never operate your XRF machine. It is highly dangerous. Second one, the metallic tools which are using for scratching the jewelry or shoulder portion or strip, never never make use of metallic tools. Always use plastic. As far as possible, please avoid curved surface for observation. यही चीज आगे आ रही है, मेटालिक फॉरसेप्स या एसेसरीज हमें आर्टिकल्स को फोकस करने के लिए भी यूज नहीं करनी है. स्क्रैच करने के लिए तो नहीं यूज करनी, लेकिन हम मशीन के अंदर फोकस करने के लिए जो हम आर्टिकल को रखते हैं उसके लिए भी हमें मेटल की फोर्सेप या एसेसरी यूज नहीं करनी है. मशीन जब चालू है तब उसका डोर या कवर हमें ओपन नहीं रखना है. एक बार में एक ही लॉट को हमें ऑब्जर्वेशन में लेना है. यानी आपके पास अगर प्लास्टिक का डब्बा है, उसके अंदर अलग अलग समझिए 4 कंपार्टमेंट है, आपने एक कंपार्टमेंट को आपने XRF में ऑब्जर्वेशन के लिए लिया है,
तो जब तक उसके अंदर जितने भी पीसीस हैं वो खत्म नहीं हो जाते तब तक दूसरे बक्से को या दूसरे कंपार्टमेंट को छूना नहीं है. So friends, do not use metallic forceps or accessory for positioning the articles. We always require some accessories for positioning the article which is under observation inside the XRF machine. So never use metallic accessories for it. Do not keep the door or cover of the machine open at the time of observation or at the time of use. And always observe one lot at a time. Do not mix the lots. So this is over from my side for XRF.